जय श्री राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पृथ्वी और हमारा जीवन, यह है हमारी पुस्तक का नाम और अध्ययन करेंगे आज इसके चौथा पाठ भारत शक्ति के साधन का। आइए शुरू करते हैं। भारत शक्ति के साधन। पहले तो बच्चों ये जानिए कि शक्ति होता क्या है। शक्ति होती है ताकत। जैसे हमारे शरीर को खाने से पीने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, उसी प्रकार कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। आइए जानते हैं कि शक्ति के साधन कौन कौन है। देखिए, शक्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा में परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस आदि आते हैं। पहले हम परंपरागत ऊर्जा कोयला के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कोयला एक अधात्विक खनिज पदार्थ है। इसे खानों से प्राप्त किया जाता है। कोयला ईंधन का भी काम करता है। इसके अलावा रेल इंजन का निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला बनता कैसे है? करोड़ों लाखों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जो जीवों के अवशेष हैं, जिसे कि हम जीवाश्म कहते हैं, उससे कोयला और खनिज तेल बना। भारत में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। कोयला झारखंड में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में मिलता है। यह रेल के इंजन, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्र एवं लौह इस्पात उद्योग में काम में आता है। ऐसे ही खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई जो कि अरब सागर में है और राजस्थान में पाया जाता है। खनिज तेल यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने और रोशनी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लालटेन और स्टोव, इन दोनों में मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है। मिट्टी के तेल को इंग्लिश में केरोसिन ऑयल कहते हैं। लालटेन रोशनी करने के काम आती है और स्टोव से खाना पकाया जाता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, इंजन, डीजल, रेल इंजन, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। पंपिंग सेट डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। डीजल तेल हमें कैसे मिलता है, आइए अब हम पढ़ते हैं। आप ट्यूबवेल, ज़्यादातर बच्चों ने ट्यूबवेल देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी शैलों के छिद्रों में पाया जाता है। छिद्र का मतलब होता है छेद। खानों से निकले कच्चे तेल को कच्चा तेल कहते हैं। अब चूंकि खनिज तेल को पानी की तरह हम सीधे उपयोग में नहीं ला सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं यानी कि रिफाइनरीज बनाई जाती हैं। प्राकृतिक गैसें जो है वो खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों के द्वारा निकाली जाती है। गैस का उपयोग भी ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में,
आजकल सभी के घर में गैस चूल्हा है। सब जानते हैं कि गैस का प्रयोग गैस चूल्हा जलाने में करते हैं। बिजली के उत्पादन में भी गैस का प्रयोग किया जाता है और उसके अलावा मोटर इंजन चलाने में भी गैस का प्रयोग किया जाता है। अब गैस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजते हैं? अब सीधे तो भेज नहीं सकते, तो गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक पाइपलाइन और गैस सिलेंडरों के द्वारा भेजा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्म शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो एक बार ऐसे संसाधन जिनका कि हम यूज़ कर लेते हैं उनको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। इसलिए ये जो संसाधन होते हैं सीमित होते हैं और इनका हमें बहुत सोच समझकर उपयोग भी इन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना हो जाती है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। जल विद्युत शक्ति। कोयले की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। जल शक्ति का मतलब है पानी से मिलने वाली शक्ति। देखिए, जो पंखे चलते हैं हमारे घर में, बिजली के पंखे जो चलते हैं, तो बिजली कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में आइए हम जानते हैं। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब ये कैसे जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जानते हैं। बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। अब पंखों पर जल की धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। विद्युत का मतलब होता है बिजली। भारत के मुख्य बांधों के नाम है हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा नागर, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी। ये सब भारत के मुख्य बांध हैं। अब बिजली की आवश्यकता हमें कल कारखानों में भी पड़ती है, घरेलू उद्योग धंधों में भी हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है, कृषि के कार्य के लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है और घरेलू उपयोग में भी बिजली की आवश्यकता होती है। घर में कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, लाइट जलती है रात में, पंखे चलते हैं, एसी चलता है, ये सब हमें बिजली का प्रयोग होता है इन सब चीज़ों में। वैकल्पिक ऊर्जा का एक जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं। चूँकि ये परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त होती है इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम और थोरियम ये आणविक खनिज है। झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम का भंडार है। केरल के तट पर जो मोनाजाइट बालू पाई जाती है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जा सकता है। अब आपको बता दूं कि भारत में जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, यानी किस किस राज्य में है। जैसे महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है, राजस्थान में रावत भाटा, तमिलनाडु में कलपक्कम और हमारे उत्तर प्रदेश में नरौरा, गुजरात में काकरपारा और कर्नाटक में कैगा, और तमिलनाडु में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है उसका नाम है कुडनकुलम। भारत में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए। तो जो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, इनके निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ये बातें आपकी जानकारी के लिए हैं। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। बच्चों, आप जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। आइए अब पढ़ते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो इस समय है वो 4 गीगावाट है। भारत सरकार के अंतर्गत भारत जलवायु कार्य योजना का लक्ष्य है कि सन 2030 तक इसको 100 गीगावाट कर दिया जाए। अब पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। भारत में जो सागर तटवर्ती क्षेत्र हैं या नदी के किनारे हैं, उनके भागों में जहाँ पर तेज़ और लगातार हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। तो जब कई सारी पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, उनका समूह लगाया गया है, उन समूहों से पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा तमिलनाडु में उत्पादित होती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार बच्चों, शक्ति के साधन नाम का ये चैप्टर पूरा हुआ आज। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक अपना खूब ध्यान रखना, ख्याल रखना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। जय श्री राधे।